एक घर में 4 भाई होते हैं। जो सबसे छोटे भाई होते हैं उन दोनों की शादी होने वाली थी। जब शादी होने वाली थी तब वो सबसे बड़े वाले भाई के पास जाते हैं और भैया से जाके पूछते हैं कि भैया, हमारे घर में जो एक आंगन है जो महज 7 मीटर का है, तो ऐसा ना हो कि उस आंगन को हम ले लें, क्योंकि तुम्हें तो सरकार की तरफ से 2023 में ज़मीन मिल गई है, वो भी 200 मीटर है, हमसे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। नई बहुएं आएंगी, अगर ये बार बार जो झगड़ा हमारे बीच में होता रहा है अगर उनके सामने भी होगा तो सही नहीं होगा। जैसे ही बड़े भैया ने ये बात सुनी, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद कहता है कि तुम्हें मेरी सारी हिस्ट्री पता है, तुम्हें पता है कि मैंने अपने साले का कत्ल कर दिया था, उसके बावजूद भी तुम मुझसे के इस तरह की बातें करते हो। देख लेना, अगर तुम्हारी बहुएं मेरे आंगन के अंदर आईं तो जैसे मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हें पीटता हूं, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता हूं, तुम्हें गालियां देता हूं, तुम्हारी बहुओं के साथ भी बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाएगा, वैसा ही अंजाम किया जाएगा। जब इस तरह की बातें होती हैं तो दोनों भाई डर के मारे यहाँ से निकल जरूर जाते हैं। शादी के हुए लगभग 6 महीने के आसपास हो जाते हैं और 6 महीने तक ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस आंगन में यदि एक कदम भी आगे बढ़ा दिया जाता था तब तब झगड़े होते थे, तब तब गालियां दी जाती थीं। और इसी आंगन की वजह से, जिसकी लंबाई चौड़ाई महज 7 मीटर थी, यानी कि 21 फुट जमीन के लिए, जब भाइयों में आपस में ऐसे ही विवाद होता था तब कत्ल होते हैं। वो भी 4 कत्ल, भयानक रूप में ऐसे कत्ल होते हैं। जब उनकी लाशें मिलती हैं तो ये नहीं पहचान पड़ पा रही थी कि ये कत्ल किसी बालक का हुआ है या किसी महिला का कत्ल हुआ है या किसी बुजुर्ग आदमी का कत्ल हुआ है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस के घटनाक्रम के खुलासा करने में भी पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। पसीने इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था और कातिलों ने जो कत्ल किया था तो सबूत का कोई निशान नहीं छोड़ा था। लेकिन वहां भी एक गलती हो जाती है और उस गलती से कातिलों तक पुलिस यूं पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो घटनाक्रम का खुलासा होता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 10 मई 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बिहार प्रदेश में जिला है कैमूर, और कैमूर जिले में ही एक मोहनिया जगह लगती है। नेशनल हाईवे 319A के पास एक दुर्गावती पुल है और दुर्गावती पुल के पास से कुछ बालक गुजर रहे थे। उन बालकों की नज़र नदी में बहते हुए पानी पर पड़ जाती है तो उन्हें दिखाई देता है कि हरे रंग का एक बैग है और वो पानी के ऊपर आराम से तैर रहा था। जैसे ही बच्चों ने वो बैग देखा तो उसमें से सबसे पहले जब बच्चे की नज़र पड़ जाती है तो वो दौड़ता हुआ जब जा रहा है तो दूसरे जो बाकी बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो किधर जा रहा है। जैसे ही उसके पीछे पे वो भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब कुछ देर के बाद समझ में आता है कि आखिरकार वो जा कर रहे हैं। पानी में तैरते हुए उस बैग को देखते हैं और आपस में ही बिना देखे, बिना समझे, बिना कुछ जाने उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, भागते भागते, कि इस बैग पर मेरी नज़र पड़ी है, इसके आसपास भी कोई आना नहीं चाहिए। यदि कोई आया तो मैं उसे नहीं दूंगा, ये मेरा बैग है, मैं लूंगा इसको। अब 3-4 लड़के थे और 3-4 लड़कों में आपस में इसी तरह की बहसबाजी शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर एक जो था जिसने सबसे पहले देखा था, क्योंकि सबसे पहले भाग के वो बैग के पास पहुंच जाता है, आखिरकार उस बैग को उसने अपने अपने हाथों में ले लिया, उसको पकड़ लिया और कहा कि ये बैग मेरा है। लेकिन उसमें अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। तब तक वो शायद आपस में इतनी जद्दोजहद में थे कि वो भूल चुके थे कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और जैसे बैग को खोला जाता है तो बैग के अंदर लाश के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। लाश के छोटे छोटे टुकड़े देखने के बाद उन बच्चों की चीख निकल जाती है, बच्चे चिल्लाने लगते हैं और जो राहगीर गुजर रहे थे उन राहगीरों की बच्चों पर नज़र पड़ जाती है। उसके बाद राहगीर भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद जब इन लाश के टुकड़ों को देखते हैं तो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। सूचना पुलिस को दी जाती है और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तो जिले के एसपी होते हैं जिनका नाम हरि मोहन शुक्ला होता है, डीएसपी प्रदीप कुमार होता है और थाना प्रभारी प्रदीप प्रसाद, ये मौके पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर फॉरेंसिक टीम हो या सर्विलांस की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, मौके पर आता है। मौके पर आने के बाद इन्होंने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो एक और कुछ फासले से बैग और मिल जाता है। यानी कि एक बैग में तो लाश के टुकड़े थे ही, लेकिन एक और बैग मिल जाता है, उसके अंदर भी लाश के टुकड़े होते। अब पुलिस ने उनको देखा, खोला तो लाश थी जरूर, लेकिन सर नहीं थे। आखिरकार लाश किसकी थी ये भी नहीं पता चल पा रहा था। सर नहीं थे तो ये सर कहाँ गए थे, किसने ये हत्या क्यों है। पुलिस ने इन सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार मरने वाले कौन है, कातिल कौन है, कत्ल के पीछे की वजह क्या है। बहुत सारे सवाल थे, पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश ही कर रही थी कि 48 घंटे ही नहीं बीते थे कि 12 मई 2026 को ये रामगढ़ थाना क्षेत्र, जो कि इसी कैमूर जिले में लगता है, यहाँ पर अमेदे एक जगह है। अमेदे के पास कर्मनाशा एक नहर है और कर्मनाशा नहर के पास ही अलग अलग हिस्सों में 2 जगह पर 2 बोरियां मिल जाती हैं।
पुलिस ने जब इन दोनों बोरियों को खोला और बोरियों को खोलने के बाद, क्योंकि किसान की नज़र पड़ जाती है, किसान ने पास में जाकर देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी, तुरंत ही उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, और जब पुलिस ने आकर इन बोरियों को खोला तो उनके अंदर भी लाश रखी हुई थी। पहली जो लाशें मिली थी, यानी कि उससे अंदाज़ा लग चुका था कि 2 लाशें थीं, लेकिन यहाँ 2 बोरियां मिली हैं, इससे भी ये अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ भी 2 लाशें हैं। बिल्कुल एक जैसा पैटर्न था। पोस्टमार्टम के लिए जब लाशों को कब्जे में लेके भेजा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक ही हथियार से इनको काटा गया है, और इनकी जो गर्दनें हैं, मतलब जो सर है, वो मौके पर थे ही नहीं। लेकिन सर कहाँ हैं, यहाँ भी स्थिति वही बन जाती है कि लाश किसकी है, बालक है, बुजुर्ग है, कोई आदमी है या औरत है, ये नहीं पता चल पा रहा था। पुलिस ने अब इस घटनाक्रम के बारे में एक एक पहलू को जांचना शुरू कर दिया, पड़ताल करना शुरू कर दिया, और जांच पड़ताल करते करते पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस ने आसपास के थाने हों, चौकी हों, या फिर ये मंडल हो, या फिर पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज, एक वायरल चलाया जाता है, और वायरलेस के माध्यम से सूचना दी जाती है कि कम से कम 4 जने हैं और 4 जने गायब हैं, उनकी हत्या की गई है। इस हत्याकांड के संबंध में अगर कोई भी जानकारी किसी भी लेवल पर अगर उपलब्ध कराएगा तो उसको हम 50,000 रुपये का इनाम भी देंगे। लेकिन इनाम की घोषणा कर दी जाती है। वक्त आगे बढ़ रहा था और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कत्ल किया गया कि इसके बारे में कोई ना सबूत मिल रहा है और ना ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। किसने हत्या की है, क्यों की है? पुलिस के पास अब अपने सूत्र लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां पोस्टमार्टम हो रहा था, वहाँ पोस्टमार्टम के हाउस से एक सूचना पहुंचती है पुलिस के पास। पुलिस को उससे कहा जाता है कि आपको आना चाहिए, आकर देखना चाहिए, हो सकता है ये चीज़ आपके काम की हो जाए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती, जाकर देखती है, तो जैसे आंगनबाड़ी में कुछ बच्चियां कपड़े पहनती हैं, बच्चे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही कपड़ों के आधार पर जैसे काटा गया था, तो कपड़े भी वैसे ही कटे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक बच्ची के कपड़े थे। ये तो खैर पता चल गया था कि मरने वालों में एक बेटा है, मतलब बच्चा है, एक बच्ची है, और एक महिला है और एक पुरुष है, यानी कि 4 की लाशें थी। उसमें जो आंगनबाड़ी के कपड़े पहने हुए थे उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था। उस स्टिकर में जो लगा हुआ था वो रामगढ़ सिलाई दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस उस एड्रेस से पहुंच जाती है और एड्रेस पे जाने के बाद पूछती है कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए कि आप कपड़े सिल कर कहाँ कहाँ तक पहुंचाते हैं। उसने कहा कि साहब, ये जो रामगढ़ थाना क्षेत्र है, इस थाना क्षेत्र के अलावा मैंने कहीं किसी को कोई कपड़े सिलकर दिए नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने लगभग 50 से 60 ऐसे विद्यालय थे, ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र थे। वहाँ पर पुलिस को जाना था और जाने के बाद ये पता करना था कि ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से हैं, या फिर किसी और की ड्रेस की तो नहीं पहनी हुई है। अब पुलिस ने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ भी आंगनबाड़ी के केंद्र थे वहाँ जब पता करना शुरू किया है तो रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक डहरक जगह लगती है, डहरक। वहाँ जब पहुँचा जाता है तो उस आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिला होती है वो कहती है कि 5 मई से एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है, जिसका नाम प्राची है, जिसके पिता का नाम कृष्ण मुरारी है। वो बच्ची नहीं आ रही है, आप एक काम कर लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिए। पुलिस ने जब ये एड्रेस प्राप्त किया, एड्रेस प्राप्त करने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद कृष्ण मुरारी के दरवाजे को देखा जाता है तो उसके दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये 5-6 दिन से यहाँ से गायब है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब वो फास्ट फूड लगाता है, फास्ट फूड लगाकर ही अपने जो गुजर बसर होती है, जो इससे इनकम होती है, उससे परिवार चलाता था। लेकिन इस परिवार के सभी लोग यहाँ से गायब हैं, यही अपना एक सवाल था। अब इस सवाल का जवाब तलाशना करना शुरू कर देते हैं। 4 भाई होते हैं और चारों भाइयों में से जो बाकी भाई होते हैं उन पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा कि उनके भाई 4-5 दिन से गायब हैं और ना कहीं गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करना शुरू किया है तो वो पुलिस को उसने कुछ अटपटे से जवाब देने शुरू कर दिए। पुलिस को लगता है कि यही सबसे प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़के को हिरासत में लिया जिसका नाम होता है विकास गुप्ता। कृष्ण मुरारी गुप्ता का सगा छोटा भाई होता है। विकास गुप्ता को जब पुलिस हिरासत में लेती है तो उसके बाद फिर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पूछताछ करना शुरू कर देती है तो शुरुआत में वो इधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछा तब उसने बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि साहब वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नौकरी करता है, 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर आया था, लेकिन भाई ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। साल 2020 में इसने अपने सगे साले सूरज गुप्ता की हत्या की थी। हत्या करने के बाद जेल चला जाता है और जब जेल से छूट कर आता है तो घर में ही उसकी रौब चलता था, घर में ही उसकी गुंडागर्दी चलती थी। किसी की मजाल नहीं होती थी कि अपने भाई का वो सामना कर सके, क्योंकि वो बिना बात के मारता था, पीटता था, जलील करता था, गालियां दिया करता था। ऐसे ही अब से लगभग
2023 की बात है, उसको एक ज़मीन का पट्टा भी मिल जाता है और उससे वो अपना घर भी बना लेता है। उसके बावजूद भी उसे तसल्ली नहीं होती, जबकि हमारे हिस्से में थोड़ी सी ज़मीन थी, थोड़े छोटे छोटे घर थे और छोटा सा एक आंगन था, 7 मीटर का वो आंगन, उसमें हम लोग एक साथ रहते थे। अभी 6 महीने पहले ही दिसंबर 2025 की बात है, जब छोटे भाइयों की, जिसका नाम गौतम गुप्ता होता है और दूसरे का नाम विकास गुप्ता होता है, इनकी शादी होती है। तो ये साफ साफ कह देता है कि अगर तुम दोनों की बहुएं मेरे आंगन के अंदर आई तो जैसे तुम्हें मारता हूं, तुम्हें पीटता हूं, ठीक वैसे ही इन्हें भी मारूंगा, इन्हें भी पीटूंगा। अब वो तो नौकरी करने के लिए बाहर चला गया, लेकिन जब उसकी बहुएं यहाँ थी तो उसकी बहुओं के साथ भी वैसे भी अभद्रता होती थी, गाली गलौच होती थी। अब ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े होते थे। विकास गुप्ता को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। विकास गुप्ता अपने दोस्त जो कि हरियाणा का रहने वाला था उससे बातचीत करता है। वो कहता है कि भाई इतना परेशान कर रहा है तो उसको रास्ते से हटा देते हैं, और रास्ते से हटाने के लिए ये सीधा आते हैं। जब घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो भैया और भाभी मिल जाते हैं। वैसे भी इनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। विकास गुप्ता अपने और छोटे भाई को लेकर, गौतम गुप्ता को लेकर पहुंच जाता है, एक दोस्त को लेकर पहुंचता है, और जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसी बीच में मौका पाते ही उन्होंने सबसे पहले कृष्ण मुरारी गुप्ता की हत्या कर देते हैं और उसको कुल्हाड़ी से काट देते हैं, चाकुओं से उसकी हत्या कर देते हैं। इसी बीच में जब भाभी आती है तो भाभी को भी वैसे ही मारा जाता है जैसे भैया को मारा गया था। उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे थे और अचानक से ही जो उसका बेटा होता है, वो लगभग 8 साल का अंश, वो भी मौके पर पहुंच जाता है, और 4 साल की जो प्राची होती है वो भी आ जाती है। वो भी इसी तरह से उन्हें देख लेती है जिस तरह से वो हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ से बात खुल सकती है, तो जैसे भैया भाभी को मारा वैसे भतीजी और भतीजे को भी मार देते हैं, और मारने के बाद उनकी लाश को 2 बैगों में पैक करते हैं, उधर 2 बोरियों में पैक करते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये लाश को फेंक देते हैं, और जो उनके सर होते हैं उनको दूसरी अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। हालांकि पुलिस ने भैया और भाभी के जो सर होते हैं उनको तो बरामद कर लिया, लेकिन बच्चों के सर बरामद हो नहीं पाते हैं। और इनकी जो लाश फेंकी गई थी दुर्गावती नहर में, नदी में फेंकी थी, और कर्मनाशा नहर में फेंकी थी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ही भाई के दुश्मन, वो भी 7 मीटर जमीन को लेकर हो जाएंगे, और वो भी कत्ल इतना भयानक रूप में करेंगे कि लोगों की सोच के भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जिन 2 भाइयों ने हत्या की थी और वो दोनों ही बाहर रह के नौकरी भी कर रहे थे, काश वो अपनी पत्नियों को लेकर बाहर चले जाते तो शायद ये हत्या ना होती और बाकी की ज़िंदगी उनकी सलाखों के पीछे ना गुजर रही होती, और जो भी घटना हुई है वो तो खैर बिल्कुल भी नहीं होती। जाते जाते नालंदा के रहने वाले हैं सूर्या, झारखंड के रहने वाले हैं धनीराम सरदार, राजस्थान के रहने वाले हैं लीलाधर और सूर्यांश कुमार। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जयपुर के रहने वाले हैं आर रावत योगी, उनकी पत्नी हैं कोमल योगी और रूबीना खातून हैं। आज इन सभी की शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रेमलता साहू, सूचित शर्मा, मंजर आलम, रोज़ी बेगम, आयना बाबू, आलिया मंजर, फलक नाज पूर्णिया बिहार से हैं, राज बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं जो कि सुल्तानपुर में हैं रहते हैं, अरुण कुमार हैं जो कि लक्सर से हैं, फिरोज अंसारी गोपालगंज से, कनक पाल शर्मा दिल्ली से, पन्ना लाल ठाकुर नेपाल से, मोहम्मद असलम बुलंदशहर से, हरेंद्र कुमार मेरठ से, नवरत्न सैनी चुरू से, बबलू कुमार यादव उत्तर प्रदेश से, जमील अंसारी मुंबई से, सत्यवीर सिंह मुंबई से, शाकिर चंदेला आगरा से, मिंटू गुप्ता बनारस से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।